हेलो एवरीवन, माय नेम इज विश्वदीप और आपका स्वागत करता हूं पीडब्ल्यू गेट वाला चैनल पे। जो भी स्टूडेंट्स गेट लिखना चाहते हैं उनके मन में सबसे पहले ये ख्याल आता है कि कोई बदलाव तो नहीं हुआ है पिछली बार के कंपैरिजन में इस बार में, या होने तो नहीं वाला है। अगर आप आज गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके हैं या कर रहे हैं या करने वाले हैं और आज से इस पर्टिकुलर प्रिपरेशन को आज से 5 साल पहले 4 साल पहले की प्रिपरेशन से कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगेगा कि ईयर ऑन ईयर प्रिपरेशन के लेवल में अंतर आ रहा है। और ये अंतर है क्या? क्या ऐसी चीजें जो हमें टैकल करनी है जो कि नई होगी, जो पुरानी जनरेशन के स्टूडेंट्स नहीं कर रहे थे पर हमें करनी होगी? कोई पैटर्न में बदलाव आया है क्या? क्या प्रिपरेशन में क्वेश्चन पूछने के तरीके से हमें बदलाव लाना है क्या? देयर आर मेनी क्वेश्चंस। उन सब का एक सॉल्यूशन, ये छोटा सा सेशन जिसमें मैं बताऊंगा कि अगर आप गेट की तैयारी करने वाले हैं तो आपको क्या अपने आप में बदलाव लाना है और वो क्यों लाना है। सबसे पहले तो गेट एग्जाम की क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। अगर आप अपनी ग्रेजुएशन में थर्ड ईयर में पहुंच गए हैं, ग्रेजुएशन में, तो आप गेट एग्जाम लिखने लायक हैं। थर्ड ईयर के ऊपर आप किसी भी ईयर में हो, चाहे आपका 4 साल का ग्रेजुएशन कोर्स है तो आप फोर्थ ईयर में पहुंच जाओ, या 3 साल का है तो आप 3 साल का पूरा कोर्स कवर कर लो और उसके बाद पास आउट होके और कुछ नया डिग्री कोर्स करो या मत करो। थर्ड ईयर में अगर आपने ग्रेजुएशन के आप पहुंच गए हो तो गेट एग्जाम लिखने लायक हो। अगर आपका 4 साल का डिग्री कोर्स है तो भी थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आप एग्जाम अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर आपका 5 साल का डिग्री कोर्स है, हो सकता है डिग्री कोर्स हो या इंटीग्रेटेड एमटेक हो, तो भी आप थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स लिखने लायक हो। आप एमबीबीएस कर रहे हो, जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे एमबीबीएस स्टूडेंट भी गेट लिखते हैं, तो एमबीबीएस कर रहे हो, थर्ड ईयर में एंट्री मार चुके हो, तो आप गेट एग्जाम लिखने लायक हो। तो अगर आप गेट 2027 टारगेट कर रहे हो तो आप देखो कि जब फरवरी में गेट 2027 होगा तब क्या आपका सेकेंड ईयर का एग्जाम कंडक्ट हो जाएगा? यस, आपने थर्ड ईयर में एंट्री मार ली, मतलब आप एलिजिबल हो गए हो। बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि सर सेकेंड ईयर का रिजल्ट नहीं आया है अभी तक, बट अगर आपने सेकेंड ईयर का एग्जाम लिख दिया है तो आप ऑफिशियली थर्ड ईयर, आपका सेमेस्टर स्टार्ट हो गया यूं समझ लो। और अगर थर्ड ईयर का आपका ईयर स्टार्ट हो गया या सेमेस्टर स्टार्ट हो गया है, वेल एंड गुड, आप ऑफिशियली एंटर कर चुके हो थर्ड ईयर में, फिर आप बिना चिंता के एग्जाम के लिए अटेम्प्ट कर सकते हो। उसके बाद आप चाहे कभी भी, कोई भी एज के स्टूडेंट हो, आप एग्जाम लिख सकते हो। एज लिमिट यहां कोई नहीं है। तो आप अपने थर्ड ईयर में हो, फोर्थ ईयर में हो, थर्ड ईयर 3 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, 4 साल का ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हो, 3+2 का पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या 4+2 का ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, 4 साल का ग्रेजुएशन और 2 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन, जैसा भी है, अगर आप 3 साल ग्रेजुएशन में एंट्री मार चुके हो, उसके बाद आप कुछ भी करो, आप गेट एग्जाम लिखने लायक हो। बी, बीएससी, बीकॉम, एमकॉम, एमएससी, ये सब कुछ सारी डिग्री कोर्सेज के लिए एलिजिबिलिटी है। बस वो जो डिग्री कोर्स आपका है वो यूजीसी या एआईसीटीई अप्रूव्ड होना चाहिए। ठीक है, पूरा जो गेट का ब्रोशर है उसमें डिटेल में लिखा होता है कि कौन कौन सी डिग्री कोर्सेज जो आप ऑनलाइन करते हैं या कोई सोसाइटीज एक्सेट्रा के थ्रू डिग्री कोर्सेज होते हैं तो वो एलिजिबल कैसे होंगे, उसकी डिग्री का अलग से डिटेल पता रहेगा, आपको वहां से मिलेगा। देख लीजिएगा अगर आपका स्पेशल डिग्री कोर्स है कोई तो। बाकी तो आप जो नॉर्मल कॉलेज से अगर पढ़ रहे हो, बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, बीई कर रहे हो, इंजीनियरिंग जो भी है आपका, तो डेफिनेटली आप एलिजिबल तो हो ही जाओगे थर्ड ईयर या उसके बाद का जो भी आप ईयर में हो। अब एग्जाम की अगर पैटर्न की बात करें, ऑनलाइन टेस्ट होता है, कंप्यूटर बेस्ड, 3 घंटे का होता है, 100 मार्क्स, 65 क्वेश्चंस। उन 65 क्वेश्चंस में से 30 क्वेश्चंस आते हैं 1-1 मार्क के, हो गए 30 मार्क्स। और 35 क्वेश्चंस आते हैं 2-2 मार्क के, 35 इंटू 2 70, 70 प्लस 30 टोटल 100। ऐसे ये होता है। 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक आता है MCQ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, दूसरा आता है NAT न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन, और तीसरा आता है MSQ मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन। तीनों के बारे में बताता हूं। 3 प्रकार के क्वेश्चन का मिक्सचर आता है आपका पेपर। अब ये मिक्सचर क्या है? एमसीक्यू क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन मिलेगा, 4 ऑप्शन देखने को मिलेंगे, चारों में से एक आंसर आपका करेक्ट होगा, आपको वो टिक मार्क करना है। अगर आपने टिक मार्क किया, 1 मार्क का क्वेश्चन है तो आपको 1 मार्क करेक्ट मिलेगा, अगर आपने करेक्ट टिक मार्क किया है तो 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिल जाएंगे। बट ये एमसीक्यू है ना, थोड़े डेंजरस होते हैं क्योंकि इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। मतलब कि अगर आपने इस एमसीक्यू क्वेश्चन को गलत कर दिया तो गलत करने पे आपको इस क्वेश्चन का तो अलग से कुछ मार्क्स दिया नहीं, ऊपर से जो दूसरे क्वेश्चन से आपने मार्क्स कमाए हैं उसमें से भी आपको नेगेटिव करने को मिल जाएगा। कितना?
अगर 1 मार्क का क्वेश्चन आपने गलत किया तो 1/3 नेगेटिव हो जाएगा, और अगर 2 मार्क का क्वेश्चन गलत किया तो 2/3 नेगेटिव हो जाएगा। तो मान लो आपने दूसरे सही क्वेश्चन सॉल्व करके और आपको 100 में से 50 मार्क्स आ रहे हैं, अज्यूमिंग 50 मार्क्स आ रहे हैं, और आपने एक एमसीक्यू गलत कर दिया 1 मार्क का, तो आपको 50 जो दूसरे क्वेश्चन सॉल्व करने से मिले थे उसमें से 1/3 माइनस हो जाएगा। आपका स्कोर जो बनेगा वो बनेगा 49.6667, जो भी मान लो। अंडरस्टूड। चलिए, दूसरा टाइप का क्वेश्चन है एनएटी, न्यूमेरिकल आंसर टाइप क्वेश्चन। ये एनएटी टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं उसमें कोई ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा, एक क्वेश्चन होगा, न्यूमेरिकल आंसर उसका होगा, आप उस आंसर को वहां पे दिए हुए जब भी ऑनलाइन टेस्ट पेपर का आपका जो इंटरफेस होगा वहां जाके एक बॉक्स होगा उसमें फिल करके आएंगे। आंसर एक नंबर ही आएगा, हमेशा नंबर ही आएगा, कोई कैरेक्टर नहीं आएगा, क्योंकि वो आईआईटी वाले हैं, पेपर सेट करते हैं, तो इतनी तो एक्यूरेसी की गारंटी रहती है। आंसर एक नंबर आएगा, नंबर कुछ भी हो सकता है, इंटीजर वैल्यू हो सकती है, या पॉइंट में डेसिमल पॉइंट वैल्यू हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, नेगेटिव हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, आंसर एक नंबर ही आएगा। नंबर 2.6 भी आ सकता है, -5 भी आ सकता है, 1000, 10,000, 2000 कुछ भी आ सकता है, पर नंबर ही आएगा। अब इस एनएटी टाइप के क्वेश्चन में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, आप इसको अटेम्प्ट करो, बिंदास अटेम्प्ट करो, गलत हुआ तो 0 मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मार्किंग नहीं आएगी। अगर सही हुआ तो 1 मार्क का क्वेश्चन है तो 1 मार्क मिलेगा, 2 मार्क का है तो 2 मार्क मिल जाएंगे। फिर आते हैं एमएसक्यू, जो सबसे ज्यादा टफ पड़ते हैं बच्चों को। कंप्यूटर साइंस में ये एमएसक्यू क्वेश्चन करीबन 10 आते हैं हर पेपर में, जो कि पिछले 4-5 सालों से ऐसा पैटर्न चला आ रहा है। दूसरी ब्रांचेस में थोड़े कम है, बट हैं, आते हैं, और ये ज्यादा गलत होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें पॉसिबिलिटी ज्यादा है। क्या है देखो बताता हूं। एमएसक्यू में क्या होता है, आपको एक क्वेश्चन दिया जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते हैं। अब चारों में से कितने भी ऑप्शन करेक्ट हो सकते हैं, एक भी कोई करेक्ट हो सकता है, कोई भी एक, कोई भी 2 करेक्ट हो सकते हैं, कोई भी 3 करेक्ट हो सकते हैं, चारों के चारों भी करेक्ट हो सकते हैं। मल्टीपल सिलेक्ट करना है, जितने करेक्ट ऑप्शंस हैं गिवन क्वेश्चन के लिए वो आपको सब सिलेक्ट करके जाने। अब इसमें ना, अगर आप प्रोबेबिलिटी थ्योरी पढ़ते हो तो 1/15 के चांसेस बनते हैं कि एक करेक्ट ऑप्शन है, टोटल 15 ऑप्शंस हैं टोटल, कि कोई एक करेक्ट हो, कोई 2 करेक्ट हो, कौन से 2 करेक्ट है पता नहीं। तो प्रोबेबिलिटी 1/15 की बनती है, जो कि बहुत रेयर होती है। जिसका एब्सोल्यूट कंट्रोल है कंसेप्ट पे, वो इसको करेक्ट करके आता है। बाकी बच्चे स्ट्रगल करते हैं शुरुआत में, क्योंकि शुरुआत में उतना अच्छा पकड़ नहीं आती कोर्सेस पे, और जो हल्का हल्का ऊपर ऊपर से पढ़ के जाता है उनको इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट आंसर मांगता है। अब देखो इसमें क्या है, अगर कोई भी 2 ऑप्शन करेक्ट है, मान लो ए और सी, अब आपको ए और सी दोनों ही करेक्ट करने पड़ेंगे, टिक मार्क लगा के आने पड़ेंगे। आपने अगर कोई भी एक गलत ऑप्शन चूज कर लिया या सही ऑप्शन छोड़ दिया तो भी आपको मिलेगा 0। आपको एक्यूरेटली जितने करेक्ट ऑप्शन थे बस वही टिक मार्क करने हैं, और वो सारे के सारे करने हैं। गलत ऑप्शन चूज करो तो भी गए, अगर एक सही ऑप्शन छोड़ दिया, मान लो 3 ऑप्शन सही थे, एबीसी तीनों करेक्ट थे, पर आपने ए भी करेक्ट कर दिया, सी छोड़ दिया, तो भी आप गए, 0 मिलेगा आपको। यहां नेगेटिव मार्किंग नहीं है, 0 मिलेगा। अगर अटेम्प्ट करोगे गलत हुआ तो भी 0, नहीं अटेम्प्ट करेंगे तो भी 0, बट अगर करेक्ट अटेम्प्ट किया तो 1 मार्क का 1, 2 का 2, जो मिलना है मिल जाएगा। इसीलिए ये क्वेश्चन थोड़े टफ हो जाते हैं। 2021 गेट से ये इंट्रोड्यूस हुए हैं, और ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप के क्वेश्चन बनाए जाते हैं। इसी की वजह से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं, थोड़ा समय भी लेते हैं। तो 3 टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए। नेगेटिव मार्किंग सिर्फ एमसीक्यू में होती है। अब मोटा मोटी तौर पे अगर ब्रांचेस की बात की जाए तो ये वेरी करता है कि मैकेनिकल में एनएटी टाइप के कितने क्वेश्चन आएंगे, इसका एवरेज काउंट वेरी करेगा। एमसीक्यू कितने आएंगे, एमएसक्यू कितने आएंगे, ये वेरी करेगा। कंप्यूटर साइंस, जिसको मैं क्लोजली ऑब्जर्व करता हूं, मैं पढ़ाता हूं सीएस के लिए, तो मुझे पता है कि सीएस में एमएसक्यू आते हैं लगभग 10 क्वेश्चन, एनएटी आते हैं 15 के 20 के अराउंड, और बाकी के एमसीक्यू आते हैं। एनएटी थोड़े बढ़ भी जाते हैं, एमएसक्यू करीबन 10 से 12 के आसपास आते हैं, बट ये कंप्यूटर साइंस का ट्रेंड है। बाकी आप अपनी ब्रांचेस के बारे में थोड़ा और डिटेल जान सकते हो कि एमएसक्यू और एनएटी कितने आते हैं। यहां बात करें डिजाइन ऑफ क्वेश्चन, जो है वो इस तरीके से होते हैं कि आप अपनी एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन, रिकॉल और सिंथेसिस, इन सब के बारे में सोच पाए। गेट में क्वेश्चन ना मेमोरी बेस्ड थोड़े कम आते हैं, कंसेप्चुअल ज्यादा आते हैं, इसलिए आप देखेंगे 180 मिनट, 3 घंटे में आपको सिर्फ 65 क्वेश्चन सॉल्व करने को बोला जाता है। 3 मिनट लगभग एक क्वेश्चन के लिए मिलते हैं।
अगर आप दूसरे पीएसयू एग्जाम्स देखेंगे वहां नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा आते हैं और समय कम मिलता है। पर क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो ऑन एन एवरेज 1-1.5 मिनट मिलता है, कुछ में शायद 2 मिनट मिल जाए, उससे ज्यादा कभी नहीं मिलता। बट यहाँ 3 मिनट मिलते हैं पर क्वेश्चन। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा लॉजिक ज्यादा लगाना पड़ता है, टाइम ज्यादा देना पड़ता है, तब जाके वो सॉल्व होते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोर्सेज के बारे में अगर बात की जाए क्वेश्चंस के बारे में, तो मैंने आपको बता दिया 65 क्वेश्चंस हैं। उन 65 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन एप्टीट्यूड के आएंगे। 10 क्वेश्चन 15 मार्क के एप्टीट्यूड के, 1-1 मार्क के 5 और 2-2 मार्क के 5। एप्टीट्यूड में जो आपका क्वांट है वो प्लस इंग्लिश वाला वर्बल एप्टीट्यूड दोनों मिक्स होके 15 मार्क के एप्टीट्यूड आएगा। बचा 85 मार्क का आपका टेक्निकल कोर्स। अगर आप मैकेनिकल के हैं तो मैकेनिकल के कोर्सेस आएंगे, सिविल हैं तो सिविल के कोर्सेस आएंगे। बाकी एप्टीट्यूड का पूरा सिलेबस कॉमन है सारी ब्रांचेस के लिए। 15 मार्क्स का 85 मार्क्स आपकी ब्रांच से। उस 85 मार्क्स में भी जो कोर ब्रांचेस हैं, सीएस, फिर मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, केमिकल, इन सब में कोर ब्रांचेस में मैथमेटिक्स जो आता है 85 में से इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स आता है 13 मार्क्स का, रिमेनिंग 72 मार्क्स का आता है आपका टेक्निकल पार्ट। तो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कितने का आएगा? 13 मार्क्स का आएगा। अब कंप्यूटर साइंस में ये इंजीनियरिंग मैथ जो है वो 13 मार्क्स सिर्फ इंजीनियरिंग मैथ से नहीं आते, इंजीनियरिंग मैथ और डिस्क्रीट मैथ दोनों मिला के आते हैं सीएस में। बाकी ब्रांचेस में प्योरली इंजीनियरिंग मैथ, क्योंकि उसका सिलेबस बड़ा होता है दूसरी ब्रांचेस में। सीएस में थोड़ा कम है पार्ट इंजीनियरिंग मैथ का, क्योंकि डिस्क्रीट मैथ अलग से है। अब जो 72 मार्क्स आपके हैं वो अलग अलग सब्जेक्ट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं। अगर आप डीए की बात करें, गेट डीए जो कि अभी लेटेस्ट में आया है, डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसमें मैथमेटिक्स का पार्ट 13 पे कन्फाइंड नहीं है। उसमें मैथमेटिक्स लगभग 40 मार्क का आता है। तो 85 में से 40 मतलब 50% तो आप समझ लो सिर्फ मैथ आना है, बाकी का 50% दूसरे सब्जेक्ट आने हैं इन डीए स्पेसिफिकली। चलिए, अब अगर बात करें पिछले कुछ सालों के पैटर्न के बारे में, तो आप ये समझ ही गए होंगे कि पिछले कुछ सालों में कंप्यूटर साइंस में नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बढ़े हैं। अगर नहीं पता है तो मैं बता दूं, रीजन बीइंग कि नंबर ऑफ जॉब्स नहीं है बट एडमिशंस बहुत ज्यादा हैं। स्टूडेंट्स जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जॉब पाने का नहीं मिल रही है तो वो गेट की तरफ जा रहे हैं, और गेट की तरफ जाने से ऑफकोर्स कॉम्पिटिशन बढ़ा है। ये कंपटीशन बढ़ने से हमें क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि सीरियस कैंडिडेट जो है थोड़े से इंक्रीज होते हैं। देखो, अगर 1 लाख कैंडिडेट भी गेट एग्जाम लिखता है एक साल में, तो उसमें से अच्छे से प्रिपेयर करने वाले हार्डली 20-25% होते, 20 से 25 हजार। उन 20 से 25 हजार में से आपको टॉप में आना है, 5-6 हजार तक रैंक लेके आनी है, ताकि आपको ठीक ठाक कॉलेज मिल जाए, करियर आगे बढ़ जाए। अगर आप टॉप में रहना चाहते हैं तो 1000-1500 रैंक तक भी ठीक ठाक हमें ऑप्शन मिल जाते हैं। कंप्यूटर साइंस स्पेसिफिकली बात कर रहा हूं मैं। अब अगर ऐसा है तो ये 25,000 में से हमें कितनी रैंक लानी है ये आपको डिसाइड करना है। जैसे मैकेनिकल की बात करें, मैकेनिकल में हमारे पास लगभग 60-65,000 स्टूडेंट्स गेट लिख रहे हैं पिछले 2-3 सालों से, एक ट्रेंड है ऐसा। तो उन 65,000 में से आपको कितनी रैंक लानी है? अंडर 500, अंडर 1000। पर 65,000 तो गेट लिखने जाते हैं, उनमें से सीरियस कितने हैं जो रियल में प्रिपरेशन करते हैं थ्रू आउट द ईयर और अच्छे से प्रिपेयर करते हैं? वो बहुत कम है। 25,000 ज्यादा से ज्यादा, आप 25% उसका मान लो 15,000, 15 से 20,000 के आसपास बच्चे ऐसे होते होंगे जो रियल में अच्छी प्रिपरेशन करते हैं, जिनसे आपकी कंपटीशन है टॉप में रहने के लिए। बाकी बैच लेंगे, सारे वीडियो सुनेंगे, सारी स्ट्रेटेजी सुन लेंगे, करेंगे कुछ नहीं। या बहुत सारे ऐसे भी बच्चे होते हैं जो खाली फॉर्म फिल कर देते हैं और प्रिपरेशन नहीं करते, आखिरी में जाके 1-2 महीना जो हो पाया, बाकी का नहीं। तो उस केस में उन बच्चों का आप नंबर जो है खाली इसमें जुड़ा हुआ पाएंगे, बाकी ऐसा कुछ आपको आइडिया नहीं लगेगा। आप देखो 2021 में से 22 में नंबर बहुत कम हुए, 25 करीबन 32% कम हो गया। 2022 से 23 में लगभग 2% की कमी आई गेट कंप्यूटर साइंस के बच्चों की। फिर अगर 23 से 24 में देखो तो अच्छा खासा ड्रास्टिक इंक्रीमेंट था, और 23 से 24 और 24 से 25 में तो और इंक्रीमेंट हुआ 1,70,000। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि गेट 2026 में ये नंबर जो है वो 2 लाख क्रॉस करने वाला है। अगर 2 लाख बच्चे गेट लिखते भी हैं तो आपकी कंपटीशन 30-35 हजार बच्चों से ही है कंप्यूटर साइंस में, क्योंकि वही आपके कॉम्पिटिटर्स हैं रियल जो प्रिपरेशन करेंगे।
अगर आप गेट 2027-28 की प्रिपरेशन अभी चालू करते हैं तो आप में से बहुत सारे बच्चे जो इस वीडियो को सुन रहे हैं वो भी ऐसा ही करेंगे कि बीच में प्रिपरेशन छोड़ देंगे, गायब हो जाएंगे, कहीं और इन्वॉल्व हो जाएंगे और फिर आखिरी आखिरी में आके और पेपर फिलअप कर देंगे, फॉर्म फिलअप कर देंगे, नंबर बढ़ा देंगे ये वाला, बट वो सीरियस प्रिपरेशन में नहीं आएंगे, काउंट नहीं होंगे। हो सकता है उनका करियर ऑप्शन चेंज हो गया, उनको जॉब लग गई तो उन्होंने गेट का पेपर ऐसे ही बस लिख दिया हो सकता है उनके यहाँ कुछ इश्यूज आ गए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई है, वो ठीक से प्रिपरेशन नहीं कर पाया, हो सकता है कॉलेज के अदर एक्टिविटीज या ऑफिस की जॉब की वजह से वो बहुत ज्यादा अच्छा इंटेंसिव प्रिपरेशन नहीं कर पाए, या हो सकता है और कोई रीजन हो, व्हाट एवर द रीजन इज, पर हर साल 25 से 30% ही बच्चा सीरियस होता है और उन्हीं से आपकी कॉम्पिटिशन होगी। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ईसीई की बात करें तो आप देखेंगे 80,000 थे 2021 में, 54,000 हो गए, बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ था 2022 में। 2022 और 2023 गेट एस्पिरेंट्स के लिए बहुत गोल्डन पीरियड था, क्योंकि वहां पे नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स बहुत कम थे और उसकी वजह से जिसने भी गेट लिखा, थोड़ा भी सीरियस प्रिपरेशन की, उसे कहीं अच्छा कॉलेज मिल गया। तो यहाँ देखेंगे 2023 में भी कम हुआ, फिर 2024 में इंक्रीमेंट हुआ 27% का, और 2024 में और से 5 में और ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, 22.5% का ईसीई का इंक्रीमेंट हुआ था। तो ईसीई भी एक अच्छी ब्रांच है, सीएस और ईसीई एकदम पैरेलल चलते हैं, अच्छे जॉब्स मिलते हैं, तो एमटेक करने वाले बच्चे और पीएसयू में जाने वाले बच्चे दोनों यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अगर आप इन दोनों में से कोई भी टारगेट कर रहे हैं, डेफिनेटली यू कैन गो अहेड विद दिस। और आपको अगेन कॉम्पिटिशन्स का इतना फील नहीं लेना है, सबसे इंपॉर्टेंट है अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, आप टॉप 500 में कैसे भी आ जाएंगे, चाहे पेपर कितना भी आए, कितने भी नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स उस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए तैयारी करें। मैकेनिकल की अगर बात करें, मैकेनिकल में 1,20,000 थे ये 2021 में, बहुत ड्रास्टिकली ड्रॉप हुआ 2022 में 34%, फिर 23 में और 41% ड्रॉप हुआ। उसके बाद आप देखेंगे थोड़ा इंक्रीमेंट है, बट मैकेनिकल में उतना इंक्रीमेंट हो नहीं पाया, जस्ट बिकॉज मैकेनिकल में एडमिशंस जो हैं वो थोड़े से हिट हुए हैं, हिट मतलब कि थोड़े ड्रॉप हुए हैं। बीटेक एडमिशंस कम है तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो कि मैकेनिकल से ग्रेजुएट हो रहे हैं वो कम है, और उसकी वजह से आपको यहाँ पे भी ये नंबर कम देखने को मिल रहा है। तो जो भी मैकेनिकल वाला बच्चा ये चीज देख रहा है उसके लिए अभी भी गोल्डन पीरियड चल रहा है, थोड़ी भी बढ़िया मेहनत करी ना बच्चा तो आपको जो चाहिए वो मिल जाएगा, क्योंकि बच्चे बहुत कम है और मैकेनिकल में ना सीरियस कैंडिडेट बहुत ज्यादा होते हैं। यहाँ पे आप सीरियस कैंडिडेट सिविल मैकेनिकल में ज्यादा मान सकते हो कंपैरेटिव टू अदर ब्रांचेस, क्योंकि ये दो ब्रांचेस ऐसी होती हैं जिनमें पीएसयूज और गेट एग्जाम लिखने के बाद ही ज्यादातर चीजें मिलती हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स सीएस वाले बच्चे जो हैं वो ज्यादातर प्लेसमेंट की तरफ डाइवर्ट हो जाते हैं, तो बीच बीच में चाहे वो गेट की तैयारी शुरू भी करें तो भी वो प्लेसमेंट की तरफ डाइवर्ट होने की वजह से उनका प्रिपरेशन थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाता है। बट मैकेनिकल सिविल स्पेशली केमिकल में भी ऐसा होता है कि गेट एस्पिरेंट अपनी इंटेंसिटी खत्म नहीं करते, कम नहीं करते, तो यहाँ सीरियस कैंडिडेट आपको ज्यादा मिलेंगे, बट फिर भी नंबर ऑफ कैंडिडेट कम है, तो आप यहाँ पे प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हो। और थोड़ा भी सीरियस हुए ना तो फिर आपको बॉस वो मिलेगा जो आप चाहते हो, बराबरी से मिल जाएगा। थोड़ा भी अगर आपने सिंसियरली एफर्ट डाल दिए तो फिर मिल ही जाएगा। चलिए इलेक्ट्रिकल की बात करें, इलेक्ट्रिकल में भी आप देखेंगे 87,000 थे 2021 में, ड्रॉप हुआ 25% से 2022 में, 23 में 26% ड्रॉप हुआ। इंक्रीमेंट हुआ है इलेक्ट्रिकल में, बट फिर भी यहां भी उतना इंक्रीमेंट नहीं हुआ है, आप देख सकते हैं यहां से अभी भी कम है। रीजन बीइंग सेम कि नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स अभी इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट लेने में इच्छुक नहीं है जो बीटेक लेना चाहते हैं। अगर आप यहां से 21 से लेके 25 का देखेंगे तो इलेक्ट्रिकल में बच्चे कम हैं, अगर आप मैकेनिकल में देखेंगे बहुत कम है, लगभग आधे हैं। बट अगर आप ईसीई में देखेंगे तो ईसीई में लगभग वही बराबर नंबर पे पहुंच गए हैं 2025 में, और ये बढ़ने ही वाला है। आप सीएस में देखेंगे तो ये क्रॉस कर दिया भैया, और ये इस बारी डबल हो जाएगा। 2022 से 2026 में 1,01,000 से 2 लाख प्लस हो जाने वाले की एक्सपेक्टेशन है हमारी। मतलब कि कंपटीशन यहाँ बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स ज्यादा है, मैकेनिकल सिविल में कम है। सिविल की देखिए बात करें, आप देखिए 1,15,000 थे वहां पे, अभी 79,000 है 2025 में। शुरुआत में ड्रॉप हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, बहुत ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं है, बट स्टिल सिविल इंजीनियरिंग लेने वाले बच्चे हैं, क्योंकि यहाँ सिविल एक ऐसी चीज है ना जिससे आपको मल्टी डायमेंशनल जॉब लगने के चांसेस हैं। पीएसयू भी होती है, प्लस गेट से एमटेक का भी ऑप्शन मिलता है, प्लस इसके अलावा इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए भी जा सकते, प्लस गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं, प्लस बहुत सारे बच्चे तो अपने फादर या अपने दोस्त या एक पर्टिकुलर ड्रीम
ड्रीम काइंड ऑफ बिजनेस होता है कि नहीं भैया हम तो कंस्ट्रक्टर का जॉब करेंगे या फिर सिविल इंजीनियरिंग में अच्छी इंजीनियरिंग डिग्री लेके और ऑन द ग्राउंड हम खुद ही अपना पर्सनल बिजनेस स्टार्ट करेंगे सिविल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड। तो वो कहीं ना इस इधर इंस्पायर करता है स्टूडेंट्स को लेने को। तो आप देख सकते हैं नंबर उतना कम नहीं है, बाकी इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के कंपैरिजन में अच्छा खासा है। और वो रीजन वही है कि बच्चे अभी भी ऑप्ट कर रहे हैं और इंटरेस्टेड हैं, और यहाँ भी सीरियस बच्चे बहुत मिलते हैं। तो प्रिपरेशन में यहाँ इंटेंसिटी डाउन नहीं कर सकते। केमिकल का भी देखोगे तो मोटा मोटी तौर पे ना उतने ही 1-2 हज़ार ही आगे पीछे होता है। बट बच्चा 16,000 थे, 14,000 हो गए, 2022 में कम हुआ, 2023 में थोड़ा और कम हुआ, 24 में बढ़ा, 25 में बढ़ा, और 26 में भी लगभग उतना, या हो सकता है इससे थोड़ा और बढ़ने वाला हो, 15-16 हज़ार के आसपास पहुंच जाएंगे। केमिकल एक कंसिस्टेंट ब्रांच है क्योंकि नंबर ऑफ बीटेक कॉलेजेस ही इसमें कम है। तो जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं वहाँ के बच्चे यहाँ सीरियस होके आते हैं क्योंकि उनके पास अच्छे केमिकल में जॉब्स अच्छी मिलती हैं, गवर्नमेंट जॉब्स। तो उसकी वजह से जितने भी बच्चे यहाँ गेट एग्जाम लिखते हैं सिर्फ 14,000 ही हैं। तो आप समझ सकते हो 2-5 हज़ार ही बच्चे हैं जो सीरियस, अच्छे से सीरियस होकर प्रिपरेशन करेंगे गेट की और अच्छे से एग्जाम लिखेंगे। तो आप उनके कंपैरिजन में क्या कर सकते हैं, थोड़ी मेहनत करके और अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। अब देखो ये कंपैरिजन बताने से आप लगेगा कि सर अब हम क्या करें, अलग क्या करें। मैंने कहा था शुरुआत में, वीडियो की शुरुआत में मैंने बात कही थी कि क्या ऐसा अलग करें जो पिछले साल के बच्चों से हम अलग करेंगे। 27 और 28 के बच्चों के लिए मैं एक चीज बताने वाला हूं और वो बहुत 16 आने सच होने वाली है। देखो अगर आप अभी जॉब मार्केट देखते हो, अभी आप अगर इंजीनियर्स का एक लेवल देखते हो, तो स्लोली दर ईयर बाय ईयर जो जॉब मार्केट है वो और आपकी जो स्टडी या आप जो स्किल सेट ले रहे हो वो उनमें डिफरेंस बढ़ते जा रहा है। बढ़ते इसलिए जा रहा है कि आप जॉब के लायक बन नहीं पा रहे हो। क्यों नहीं बन पा रहे हो? क्योंकि आपको जो स्किल सेट चाहिए जॉब में अप्लाई करने के लिए वो स्किल सेट आप कॉलेज से सीख नहीं पा रहे हैं। इसलिए आप देखेंगे कि मैक्सिमम बच्चा मास्टर्स की तरफ भागता है या गवर्नमेंट जॉब्स की तरफ भागता है जहां पे आप स्लो पेस पे भी लर्न कर सकते हैं। एमएनसीज में ऐसा नहीं होता। एमएनसीज में आपको तुरंत पहले दिन से काम सीखना पड़ेगा जो आपको वहां करना है और पहले से आना पड़ेगा वो काम आपको। और उसकी वजह से ज्यादा पेमेंट वाली जॉब्स जो है बीटेक कॉलेजेस तक पहुंच नहीं पा रही। पर अगर पहुंच भी रही है तो वो उतने ज्यादा अच्छी नंबर में नहीं पहुंच पा रही। एंड बिकॉज ऑफ दैट स्टूडेंट्स आर गोइंग टूवर्ड्स मोर एंड मोर लर्निंग। अब वो लर्निंग कहाँ मिलेगी? आईआईटी में मिलेगी, एनआईटी में मिलेगी, या फिर पीएसयू में जाके और काम करने को, ग्राउंड वर्क पे काम करने को मिलेगा। तो इसीलिए बच्चा ज्यादातर इधर जा रहा है। जॉब्स नहीं है क्योंकि आपके पास स्किल्स नहीं है, या मार्केट में जॉब्स भी खत्म हो गई है तो कम ही बच्चों को मिल रही है। उन्हीं को जिनको बहुत जबरदस्त स्किल सेट है उन्हीं को जॉब मिल रही है। तो उसकी वजह से कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी आ रही है। अब हम क्या करेंगे अलग? अलग ये करेंगे कि ईयर बाय ईयर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है गेट में, तो आपकी प्रिपरेशन का लेवल भी बदलना पड़ेगा। आज से 5 साल पहले जो गेट की प्रिपरेशन चल रही थी वर्सेस आज जो चल रही है उसमें अंतर है। कंसेप्ट वही है, कोर्सेस वही हैं, बट क्वेश्चन पूछने का तरीका बदल रहा है हर साल। अगर क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा तो हमें अपनी प्रिपरेशन में भी चेंज लाना पड़ेगा। और वो प्रिपरेशन में चेंज कैसे लाएंगे? थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके, और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके, और ज्यादा नया इनोवेटिव वे में क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके। तो आप देखेंगे हर साल मैं और हमारी पूरी टीम के जितने भी मेंबर्स हैं पीडब्ल्यू पे थोड़ा कंटेंट आपको बदलाव करते जा रहे हैं पेपर के हिसाब से। क्योंकि अगर पेपर में कुछ आया है तो उसके एनालिसिस के हिसाब से हम समझते हैं कि अच्छा अब इसको ऐसे टेकल करना चाहिए, पेपर में इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में भी सोचा जा रहा है, तो हम और 4 नए डायमेंशंस और डायरेक्शंस इंक्लूड करें हमारी अगले साल की टीचिंग में, ताकि बच्चे उसको भी टेकल कर पाए। And that is what exactly you'll have to do. You'll have to solve more and more questions, put little more extra efforts, और ज्यादा कंटेंट कवर करने की कोशिश करें ताकि आप पेपर में अच्छा परफॉर्म कर पाए 27 और 28 गेट के लिए। तो एडवाइस बस इतनी है, कोर पैटर्न चेंज नहीं होता है ईयर ऑन ईयर। तो आपको क्या करना है? मास्टर करना है उन कंसेप्ट्स को। नया जो तरीका है क्वेश्चन पूछने का, उस नए तरीके को टैकल करने के लिए और उस नए तरीके को समझने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। और ज्यादा से ज्यादा करने का मतलब यह है कि पर डे बेसिस पे थोड़े और एक्स्ट्रा एफर्ट्स 10%, 5%, 15% रोज लगाने हैं जो आप लगा रहे हो उससे। एंड आई एम श्योर
उम्मीद नहीं, विश्वास के साथ ये कह सकता हूं कि आप आएंगे 2027 और 2028 जो भी आपका गेट अटेम्प्ट होने वाला है उसके बाद, और बोलेंगे कि सर हमने निकाल लिया, हमने गेट निकाल लिया, हमने क्रैक कर दिया, हम टॉपर में हैं, अब आपकी बारी है, आप हमको बुलाइए और स्वागत करिए। और एक रैंकर समिट होती है एग्जाम के बाद जिसमें आपका स्वागत किया जाएगा, आपके पेरेंट्स जो भी आपके गार्जियंस हैं उनका स्वागत किया जाएगा, क्योंकि आपने वो करके दिखाया जो आप चाहते थे। उम्मीद करता हूं इस वीडियो के थ्रू आपको काफी हद तक काफी सारी चीजों की क्लैरिटी मिल गई होगी। आप बस एक चीज पे ध्यान रखिए, लर्निंग कंटिन्यू रखिए। एक दिन ऐसा आएगा जब इस पूरी लर्निंग का फल प्रतिफल आपको मिलेगा, और इतना ज्यादा मिलेगा, इतना भर भर के मिलेगा, और इतना ज्यादा फुलफिलिंग सेटिस्फाइंग वो होगा कि आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे कि अच्छा मैं ये डिजर्व करता था क्या। फिर आप पलट के देखेंगे कि हाँ यार, इतनी मेहनत के बाद तो भैया मेरा सिलेक्शन तो होना ही था। ये तो अब ऑब्वियस सी बात हो गई, अब और इससे भी बड़ा कुछ करेंगे, और बड़ा कुछ अचीवमेंट हासिल करने के लिए आगे बढ़ेंगे। और ऐसे करते करते आप सीढ़ियां दर सीढ़ियां ऊपर चढ़ते 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 बहुत बहुत सारे अचीवमेंट्स पा लेंगे। मेहनत करते रहिए, कीप लर्निंग हैप्पीली। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय एवरीबॉडी।